वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ 3 के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इंफॉर्मेशन सर्विस परिवर्तित स्वरूप है, यानी कि जो सूचना सेवा है वो किसका परिवर्तित स्वरूप है। तो सूचना सेवा परिवर्तित स्वरूप अगर हम बात करें तो सूचना सेवा से पहले हमारा जो आ गया था वो आ गया था संदर्भ सेवा। अगर हम बात करें तो हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो यह संदर्भ एवं सूचना सेवा। पहले आया आपका संदर्भ सेवा, देन आपका आया सूचना सेवा। तो इसका आंसर है बच्चों रेफरेंस सर्विस। डॉक्यूमेंटेशन तो सूचना के भी बाद का जो स्वरूप है। ट्रांसलेशन है किसी भी सूचना का अनुवाद। बिब्लियोग्राफी है सूचना की ग्रंथ सूची। तो दैट्स वाई द आंसर इज बी रेफरेंस सर्विस। यानी ये पूछना चाह रहा है कि सूचना किसके बाद आई है, तो सूचना आई है संदर्भ सेवा के बाद। तो आंसर होगा हमारा रेफरेंस सर्विस। ट्रांसलेशन और बिब्लियोग्राफी ये दोनों इससे अलग हैं, और जो प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारा सूचना के भी बाद आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली शाइनेस बट ऑल्सो शाइनेस ऑफ अदर्स। यानी कि ये प्रश्न है, ये कह रहा है कि यदि आपको एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बनना है, यदि आपको एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बनना है तो आपको ना केवल अपनी स्वयं की शाइनेस को ख़त्म करना होगा, बल्कि प्रश्नकर्ता या जो आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है उसकी शाइनेस को भी ख़त्म करना होगा। और ये आंसर किसका है? दिस आंसर इज एस.आर. रंगनाथन। यानी कि ये आंसर, ये प्रश्न जो कहा है कि यदि हमें एक संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है तो हमें ना केवल अपनी शाइनेस या अपना जो पाठकों से बात करना है उसको ख़त्म करनी होगी, बल्कि हमें पाठकों की शाइनेस को भी ख़त्म करना होगा। तो ये आंसर है इसका एस.आर. रंगनाथन का ये कथन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसको है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ये एक मैनेजमेंट की तकनीक है या प्रबंध की एक तकनीक है जो 1950 में विकसित की गई थी, और इसे विकसित किया था ड्यूपॉइंट कंपनी के द्वारा। क्रिटिकल पाथ मेथड पर्ट सीपीएम जो हम देखते हैं, पर्ट प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड बोथ आर एडवांस या मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, और जिनका विकास किसने किया है? इसका विकास किया है ड्यूपॉइंट कंपनी ने। तो आंसर इज होगा इसका डी। इसको विकसित किया है कैली और वॉकर के द्वारा, इसको 1950 में विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना AACR2 का वर्तमान और नवीनतम संस्करण जो जून 2010 में प्रकाश में आया, किस नाम से जाना जाता है? AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इसका AACR1 आया था 1967 में, AACR2 आया था 1978 में, AACR2R यानी कि AACR2 का रिवाइज्ड एडिशन जो आया था वो आया था 1988 में। एंड देन आपका AACR2 का रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस 2010 में इसका वर्तमान स्वरूप जो प्रकाशित हुआ है वो है RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, जिसको 2010 में विकसित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है AACR2 का वर्तमान नाम क्या है, तो दिस इज RDA। या RDA किसका संशोधित स्वरूप है? AACR2 का। कब आया? 2010 में। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका C RDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है NT एवं BT की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। NT का अर्थ है नैरो टर्म, RT का अर्थ है रिलेटेड टर्म, BT का अर्थ है ब्रॉड टर्म। नैरो यानी संक्षिप्त, ब्रॉड यानी विस्तृत, रिलेटेड यानी संबंधित टर्म। अब ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है थिसॉरस से। थिसॉरस एक प्रकार की डिक्शनरी होती है जो कि थिसॉरस है, इसके अंदर हम किसी भी शब्द से संबंधित संक्षिप्त टर्म, विस्तृत टर्म या संबंधित टर्म की अवधारणा, जैसे डिक्शनरी में भी तो होता है किसी भी विषय से संबंधित या विस्तृत या उसकी संक्षिप्त जो शब्द है उसकी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, दैट इज थिसॉरस। तो थिसॉरस
ये जो है ये डिक्शनरी, लेक्सिकॉन या आपकी इस तरह का इसके समानार्थी शब्द होता है थिसॉरस। तो इसका आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 7 है, भारत में लाइब्रेरी डे किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में लाइब्रेरी डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। भारत में लाइब्रेरी डे कब से मनाया जाने शुरू हुआ है? 1968 से। लाइब्रेरी वीक कब से मनता है? 14 से लेके 20 नवंबर तक। लाइब्रेरियन डे किस दिन मनता है? 12 अगस्त को, जिस दिन डॉक्टर रंगनाथन का बर्थडे होता है। लाइब्रेरियन डे कब से मनाया जा रहा है इंडिया में? 1984 से। कौन मनाता है? ILA। तो लाइब्रेरी डे 14 नवंबर, लाइब्रेरी वीक 14 से 20 नवंबर। कब से मनाया जा रहा है? 1968 से। किसके द्वारा मनाया जाता है? ILA के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, एनलिस्ट कार्यक्रम निम्न संस्थाओं में से किसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट कार्यक्रम निम्नलिखित संस्थाओं में से किसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? तो एनलिस्ट, जैसा कि आप जानते हैं हम, ये कार्यक्रम कॉलेज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था और इसको तैयार किया है इन्फिलिब्नेट ने। अभी एनलिस्ट और हमारा इंडेस्ट है और इन UGC इन्फोनेट, इन तीनों को मिलाकर इन्फिलिब्नेट ने इन तीनों को मिलाकर एक कंसोर्टिया तैयार कर लिया है। ठीक है, और इनका सबका अस्तित्व समाप्त हो गया है 2017 में। तो एनलिस्ट है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। इसको बनाया था इन्फिलिब्नेट ने, कॉलेज के लिए तैयार किया था। अभी इसको एनलिस्ट को, इंडेस्ट को और UGC इन्फोनेट तीनों को मिलाकर और इन्फिलिब्नेट ने एक कंसोर्टिया तैयार किया है जिसको बोला है ई-शोध सिंधु। तो इसलिए इन तीनों को मिलाकर जो कार्यक्रम तैयार किया है वो है ई-शोध सिंधु, जिसमें न केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी या टेक्निकल या स्पेशल लाइब्रेरीज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का एक कंसोर्टिया है, दैट इज़ ई-शोध सिंधु। और इसको एनलिस्ट को विकसित किया गया था मेनली कॉलेज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? तो पुस्तकालय विज्ञान का विस्तार या पुस्तकालय की योजना या पुस्तकालय की संरचना ऑलवेज रिलेटेड विद फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। और रंगनाथन ने वर्धनशील किसको माना है? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को। अब अगर आप लाइब्रेरी की संरचना तो किससे संबंधित हो गई, और विस्तार किससे संबंधित हो गई? पुस्तकालय से संबंधित। तो पुस्तकालय के विस्तार की जो बात की जा रही है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, RRRLF भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है? तो RRRLF की जब स्थापना हुई थी तब इसकी स्थापना हुई थी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय एंड संस्कृति विभाग नहीं, संस्कृति मंत्रालय है। अभी इसका जो संचालन या देखरेख कर रहा है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है, कुलटहू द्वारा सूचना प्रक्रिया मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये कुलटहू मॉडल है, आ गया था 1988 में एंड प्रस्तुत या प्रकाशित किया गया या इसको पूरी तरीके से डेवलप करके हमारे सामने लाया गया 1991 में। ये सूचना साक्षरता का मॉडल है जिसे अमेरिका के न्यू जर्सी के कैरोल कुलटहूस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इस जो सूचना साक्षरता मॉडल हैं इसके 6 स्तर होते हैं। 6 स्तर यानी कि सूचना को अगर आपको ढूंढना है तो ये 6 स्टेज मॉडल है, जिसके अंतर्गत हमें पहला जो इसका स्टेज होती है वो होती है टास्क, दूसरी स्टेज होती है इनिशिएशन, तीसरी स्टेज होती है सिलेक्शन, चौथी होती है एक्सप्लोरेशन, पांचवी होती है फोकस एंड छठी होती है फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये 6 स्टेज मॉडल है जिसका
जिसको कि हमारा सी कुल्टूस जो कि न्यू जर्सी के रुल्टजर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन विभाग के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा विकसित किया गया 6 स्टेज मॉडल है। दिस इज सूचना साक्षरता या इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, जिसे प्रारंभ किया था 88 में एंड जो प्रस्तुत किया गया 1991 में। नेक्स्ट, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ ये भारत में लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है। आंसर है 1968 से लाइब्रेरी वीक एंड लाइब्रेरी डे 1984 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ILA को सन 1933 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय तब कहाँ था, कोलकाता। ILA का मुख्यालय कई बार कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र होता रहा है, और अभी वर्तमान समय में ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। जब इसकी स्थापना की गई थी 1933 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था, एंड करंटली इट इज़ इन दिल्ली। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी। तो पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर इज़ द फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस बुक, जिसे 1916 में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा USA के असा डॉन डिकिंसन के द्वारा एडिट या प्रस्तुत या लिखित किया गया था। तो पुस्तकालय विज्ञान की भारत की प्रथम पाठ्यपुस्तक मानी जाती है पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर, जिसको 1916 में हमारे सामने लाया गया था। अपूपा पद्धति संबंधित है। अपूपा अलाइन, पेनम्ब्रल, एम्ब्रल, पेनम्ब्रल एंड अलाइन, यानी एक विषय से संबंधित यानी निकट का संबंध और थोड़ा दूर का संबंध रखने वाली पुस्तकें उसी विषय के आजू बाजू में आए। दिस इज रिलेटेड विद शेल्फ अरेंजमेंट, एंड शेल्फ अरेंजमेंट यानी कि क्लासिफिकेशन। तो अगर आपका ये आता है कि अपूपा इज रिलेटेड विद शेल्फ अरेंजमेंट, दैट इज ऑल्सो राइट, एंड अपूपा इज रिलेटेड विद क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो राइट। 17वां क्वेश्चन है पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, USA के असा डॉन डिकिंसन के द्वारा, जो कि 1915 में भारत में पंजाब विश्वविद्यालय के आग्रह पर पंजाब विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने के लिए आए थे। उनके द्वारा 1916 में पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर इंग्लिश भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर है C, असा डॉन डिकिंसन। नेक्स्ट है FID को किस वर्ष विकसित कर दिया गया था। FID का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। इसकी स्थापना में पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन का बहुत बड़ा योगदान था, और FID को विघटित कर दिया गया था 2002 में। तो इसका आंसर है बच्चों 2002। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कॉपीराइट के करार के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सर्जन पर कॉपीराइट लागू रहता है 60 साल तक। यदि मान लीजिए इंडियन कॉपीराइट के तहत किसी रचनाकार या लेखक ने अपनी कृति को कॉपीराइट कराया है, तो उस रचनाकार के संपूर्ण जीवन काल तक उस कृति या रचना पर उसी रचनाकार का अधिकार है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी 60 वर्ष तक कॉपीराइट उसके पास, उसके बच्चे या उसके जो भी अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनको मिलेगा। यदि मान लीजिए किसी बुक या किसी रचना को 2 या 2 से अधिक लेखकों ने लिखा है, तो जिस लेखक की सबसे बाद में मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक ये अधिकार रहता है। तो इसका आंसर है बच्चों 60 ईयर्स, यानी कि उस सर्जक की मृत्यु के 60 ईयर बाद तक भी उसका अधिकार रहेगा। क्वेश्चन 20 है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर है प्रोफेसर PN कौला। ये लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका है, इसके संस्थापक संपादक जो थे वो थे प्रोफेसर PN कौला। तो ये हमारे इस तरह से आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपके VMOU के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के BLIP डिप्लोमा या MLIP साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो BLIP और डिप्लोमा जिनका रिजल्ट आया है उनको मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। बच्चों के परसों रात को मेरे पास 12 बजे तक फ़ोन आ रहे थे कि मैडम हमारा 70 या 70+ मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। तो आप सभी को VMOU के सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो कोर्स है, जो मेरी ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस के द्वारा जो मेरा यूनिट नंबर 2 है, हमारा इस कोर्सेस का जो डिज़ाइन किया हुआ है इसका यूनिट नंबर 2 है, ये RSSB यूनिट 2। इस यूनिट 2 को लेकर बच्चों ने 70% प्लस
लेकर आए हैं। जो ये यूनिट 2 है हमारी, इस यूनिट 2 में हमने ना केवल यूनिट 2 के अंतर्गत हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की हमने लगभग 35 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की हुई है और सारे बच्चों के 70+ मार्क्स आए, चाहे वो डिप्लोमा के थे VMOU स्टूडेंट, चाहे वो मेरे स्टूडेंट थे B.Lib के। तो अगर आपको अपना बैचलर या डिप्लोमा की तैयारी करनी है तो यूनिट 2, ये देखिए, ये यूनिट 2 के नोट्स मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये यूनिट 2 के हमारे सारे PDF नोट्स पड़े हुए हैं, आप देखेंगे। तो यूनिट 2 के सबसे पहले हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, जितनी भी आपका थ्योरी है कि आप इसको समझें। क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है, ये ना केवल आपको थ्योरी से रिलेटेड तैयारी करवाएगी बल्कि प्रैक्टिकल के वीडियोस भी दिए हुए हैं जिनको पढ़कर बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये देखिए यूनिट 2 के नोट्स, यूनिट 2 के क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के ये नोट्स, सारे के सारे नोट्स इसमें क्या है कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन को किसने परिभाषित किया, ये सारा थ्योरी से रिलेटेड है। DDC के नोट्स देख रहे हैं आप, मेलविल और रंगानाथन और मेलविल DV क्यों हैं। कोलन क्लासिफिकेशन, पूरी की पूरी कोलन क्लासिफिकेशन की किताब आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपलोड है। कोलन क्लासिफिकेशन के आप देखिए टाइप नोट्स हैं, DDC के नोट्स हैं, DDC के नोट्स हैं, कैटलॉगिंग के नोट्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। अब अगर आप देखते हैं मेरा ये क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। नोटेशन क्या है, अंकन क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये अंकन क्या है, अंकन से संबंधित ये हमारी क्लास यहाँ पर शुरू होती है। अंकन क्या है और अंकन से ये इस तरह से अगर आप देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कॉमन आइसोलेट क्या है, कॉमन आइसोलेट बच्चों को नहीं समझ में आता, कॉमन आइसोलेट क्या है, तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कॉमन आइसोलेट किस तरीके से आप कॉमन आइसोलेट को, ये हम किस तरीके से कॉमन आइसोलेट, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये सारा वीडियोस के द्वारा मैंने ये बताया। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए वीडियो में कॉमन आइसोलेट क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या हैं। तो इस तरीके से सब हर जितना भी आपकी यूनिट के प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट सारा का सारा कॉमन आइसोलेट के आप देखिए 1 2 3 4 4 आपको मैंने कॉमन आइसोलेट के। फिर साइलेंट फीचर देखते हो आप, तो साइलेंट फीचर कोलन क्लासिफिकेशन के साइलेंट फीचर, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस क्या है, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये अगर आप देखते हो तो ये सारा 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन का वीडियो बताया गया हमने कि 9 स्टेप्स क्लासिफिकेशन किस तरीके से वर्क करती है। ये सारे वीडियो में आप देखेंगे, ये वीडियो का अगर आप टाइम भी देखेंगे तो 1 घंटे से कम का कोई वीडियो नहीं है। अब DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये स्ट्रक्चर ऑफ DDC, साइलेंट फीचर ऑफ ये DDC के सारे वीडियो, फिर CCC एंड AACR2, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ये भी हमने डाल दिए आपके कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, काइंड ऑफ एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, ये अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो एंट्रीज़ के प्रकार, ये एंट्रीज़ के प्रकार के बाद में अगर आप जाकर देखते हो मेन एंट्री कैसे तैयार होती है, ये मेन एंट्री का प्रकार। अगर ये आप मेरा देखेंगे मेन एंट्री कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार होगा, ये सारा का सारा हमने मेन एंट्री, एडेड एंट्री कैसे बनती है ये देखेंगे आप। तो एडेड एंट्री किस तरीके से, ये एडेड एंट्री मैंने बनाकर बताई हुई है कि एडेड एंट्री किस तरीके से आपकी बनेगी। ये सारा वीडियो, अगर आप इन वीडियोस की लंबाई की भी बात करेंगे तो ये कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक के वीडियोस हैं। ये पूरी यूनिट आप देख रहे हैं, ये पूरी यूनिट की क्वेश्चन एंड आंसर, यूनिट 2 के अगर क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन आंसर को भी मैंने AACR1 क्वेश्चन आंसर को भी मैंने वीडियो के द्वारा, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है समझ नहीं आती है तो उसको भी मैंने वीडियो के द्वारा समझाया गया है। तो अगर आप VMOU की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल को लेकर चिंतित हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये यूनिट 2 परचेज़ करिए, कांटेक्ट करिए हमारी वेबसाइट पर, या नंबर आप नोट करिए 9109286477 पर व्हाट्सएप करिए फॉर यूनिट 2। और इस समय आपको हर जितने भी क्लासेस हैं सब पर डिस्काउंट चल रहा है, आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, फर्स्ट डिवीज़न से पास होइए। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।